बच्चों, हिंदी व्याकरण के पाठ 26 में अब हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। चलिए जानते हैं विराम चिन्ह कहते किसे हैं। सबसे पहले जानते हैं विराम का अर्थ। विराम का अर्थ होता है रुकना। कई बार बच्चों आपने देखा होगा, जब हम अपनी बातचीत में बात करते हैं तो रुक रुक कर बोलते हैं, क्योंकि जब हम मौखिक रूप से अपनी भाषा में भाव प्रकट करते हैं तो खुशी, दुख, आश्चर्य आदि भावों को आसानी से प्रकट कर सकते हैं। लेकिन जब इसी भाव को हम लिखित रूप में प्रकट करते हैं तो प्रकट करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसके लिए विराम चिन्हों की उत्पत्ति हो हुई, और जिसके कारण हम विराम चिन्हों के द्वारा हम लिखित भाषा में भी भावों को आसानी से अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो उदाहरण हैं। तुम कब आए, अरे तुम कब आए। यहाँ पर अलग अलग विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, तो दोनों ही भाव अलग अलग तरीके से प्रकट किए गए हैं। जैसे कि पहले दिए गए वाक्य में आश्चर्य व प्रश्नात्मक भाव प्रकट नहीं होते हैं, किंतु दूसरे वाक्य में आश्चर्य व प्रश्नात्मक भाव दोनों ही क्रमशः विस्मयादिबोधक चिन्ह द्वारा और प्रश्नात्मक चिन्हों से प्रकट होते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग केवल लिखित रूप में ही किया जाता है। मौखिक रूप में हम विराम चिन्हों का उच्चारण कभी भी नहीं करते। हम ऐसे नहीं बोलते तुम कब आए विराम, तुम कहाँ जा रहे हो विराम। ये जो विराम चिन्ह हैं सिर्फ लिखित भाषा में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, किंतु इनसे ज्ञात होता है कि किस स्थान पर कितनी देर रुकना है या कितना बल देना है। दो वाक्यों को अलग करने अथवा जोड़ने के लिए भी विराम चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। अब जानते हैं कि हिंदी भाषा में जो विराम चिन्ह प्रयुक्त होते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, उपविराम, प्रश्नात्मक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, हंसपद चिन्ह और कोष्टक। अब इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जिसे अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप। और यहाँ पर जो हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं वो हम खड़ी रेखा के रूप में लगाते हैं। और पूर्ण विराम कब लगाते हैं, जब वाक्य के पूरा होने के अंत में, जब वाक्य हमारा पूरा हो जाता है उसके अंत में जब हम एक खड़ी रेखा खींचते हैं तो वो क्या होती है, पूर्ण विराम कहलाती है। बच्चों, एक बात ध्यान देने की है कि पूर्ण विराम का प्रयोग हम प्रश्नात्मक वाक्यों में कभी भी नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है, आज हम यह पाठ पढ़ेंगे। एक वाक्य हमारा पूरा हुआ, उसके बाद हमने एक खड़ी चिन्ह रेखा बनाई है। जो ये खड़ी चिन्ह रेखा है वो क्या है, पूर्ण विराम। अब जानते हैं अल्प विराम। अल्प विराम किसे कहते हैं, वाक्य में जिस स्थान पर पूर्ण विराम से थोड़ा कम, लगभग एक चौथाई समय रुकना हो, वहाँ क्या कहलाते हैं, अल्प विराम। अल्प विराम को हम एक कॉमा के द्वारा, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, कॉमा के चिन्ह के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। इसके अतिरिक्त अल्पविराम के चिन्ह का प्रयोग अनेक स्थानों पर भी होता है। समान शब्द अथवा समान तत्व वाले वाक्यों को अलग अलग करने के लिए, पापा कल मेरे लिए पेन, किताब, पेंसिल व रबड़ लेकर आए। तो यहाँ पे पेन, किताब, पेंसिल को अलग अलग दिखाने के लिए हमने क्या लगाया, अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया। किसी को संबोधित करने के लिए, जैसे छात्रों आज हम सबने महात्मा गांधी जी के बारे में जाना। तो किसको संबोधित किया जा रहा है, छात्रों को। तो छात्रों के बाद हमने क्या लगाया, अल्पविराम। अगर आप उच्चारण भी देखो तो आप बोल के देखिए, जैसे छात्रों, छात्रों के बाद हम थोड़ा रुके, तो थोड़ा रुकने के कारण हमने यहाँ किसको संबोधित कर रहे हैं, छात्रों को। तो किसका प्रयोग किया है, हमने अल्पविराम का प्रयोग किया है। उद्धरण चिन्ह से पहले, जैसे रवि ने बताया कल पूरे दिन पानी नहीं आया। लिखित रूप में दिनांक व्यक्त करने के लिए, जैसे मेरा जन्म 16 मई 1979 में हुआ था। अब 16 मई के बाद जो सन लिखा जा रहा है उसमें भी हम क्या लगा रहे हैं, अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। इसका तीसरा प्रकार है अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग वाक्य में वहां किया जाता है जहां अल्प विराम से अधिक किंतु पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े। जैसे तुम कल आ जाना, मैं तुम्हारी अध्यापक से बात करवा दूंगा। हमें कम कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं। इसका चौथा प्रकार है उपविराम। वाक्य में उपविराम का प्रयोग
किसी बात को अलग करके दिखाने में, उदाहरण देने में व शीर्षकों में किया जाता है। जैसे शिक्षा, सबका अधिकार, तो ये उपविराम या फिर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कोलन, तो उसका प्रयोग किया कहाँ पर करते हैं कि किसी बात को अलग दिखाने में, उदाहरण देने में या शीर्षकों में करते हैं। अब इसका पांचवा प्रकार है प्रश्नात्मक चिन्ह, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव मार्क। प्रश्नात्मक वाक्यों में वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम के स्थान पर क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह की उपस्थिति होने पर वाक्य को प्रश्नात्मक भाव में पढ़ा जाता है। जैसे तुमने कल क्या खरीदा था, क्या तुमने खाना खाया था, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, प्रश्नात्मक चिन्ह, और इस वाक्य को हमने प्रश्नात्मक भाव की तरह ही पढ़ा है। अब है इसका छठा प्रकार विस्मयादि बोधक चिन्ह। वाक्य में हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि के भावों को यह संबोधन करने के लिए विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे ओह तुम्हारे आवेदन निरस्त हो गया, वाह खाने में मजा आ गया। ओह और वाह क्या है, विस्मयादि बोधक शब्द हैं, लेकिन उसके बाद लगने वाला जो चिन्ह है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो हमारे विस्मयादिक बोधक चिन्ह कहलाता है। फिर है उद्धरण चिन्ह। वाक्य में किसी व्यक्ति के कहे हुए कथन को मूल रूप में लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति ने या किसी विद्वान ने जो बात कही है वैसी की वैसी अगर हमें बोलनी है या लिखनी है तो हम किस का प्रयोग करते हैं, उद्धरण चिन्ह का। जैसे श्याम ने कहा सब चुपचाप बैठ जाओ, तो श्याम ने कहा था सब चुपचाप बैठ जाओ, तो हमने इसे डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। योजक या विभाजित चिन्ह। वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने तथा तुलना करने के लिए क्या किया जाता है, योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सफर में चलते चलते थक गए, तो यहाँ पर योजक चिन्ह क्या है, हाइफन, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं हाइफन। तो चलते चलते के बीच में एक छोटा सा डैश लगा है, वो जो डैश है वो आपका क्या है, योजक या विभाजित चिन्ह कहलाता है। उसके बाद है निर्देशक चिन्ह, जिसे हम क्या बोलते हैं, डैश। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग उपविराम चिन्ह की तरह ही किया जाता है, सही मिलान कीजिए। फिर है इसका विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग उदाहरण या विवरण या अगली पंक्ति में देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाक्यों को दो आधारों में बांटा जाता है, तो है के बाद जो चिन्ह लगा हुआ है वो आपका क्या कहलाएगा, विवरण चिन्ह कहलाएगा, क्योंकि इसमें कोलन और डैश दोनों साथ साथ लगते हैं। फिर इसका 11वां प्रकार है लाघव चिन्ह। वाक्यों में शब्दों के छोटे रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम जब डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर का संक्षिप्त रूप किस प्रकार से लिखते हैं, कभी भी आप नाम देखोगे डॉक्टर राहुल, तो डॉक्टर के आगे ड बना के एक डॉट लगा दिया जाता है, तो वो क्या है, इसका डॉक्टर का संक्षिप्त रूप। इसी तरह से बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए बीए लिखते हैं, पंडित के लिए पन लिखते हैं, संख्या के लिए सन लिखते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सीपीयू लिखते हैं। ये आपके क्या होते हैं, लाघव चिन्ह होते हैं। फिर है हंसपद चिन्ह, लेफ्ट आउट मार्क। वाक्य में कभी कभी लिखते लिखते हम भूलवश शब्द लिखना भूल जाते हैं, तो हंसपद चिन्ह के द्वारा जहाँ पर शब्द छूट जाता है वो चिन्ह लगाकर वो शब्द लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, हम सब कल आ रहे हैं, तो भूलवश क्या लिखा जाना रह गया, दिल्ली लिखना भूल गए, तो हमने हंसपद चिन्ह लगाकर दिल्ली लिखा हुआ है। फिर है इसका कोष्टक या ब्रैकेट। कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं, एक बड़ा कोष्टक, एक मंझला कोष्टक और तीसरा छोटा कोष्टक। कोष्टक का प्रयोग कई स्थानों पर करते हैं, जैसे वाक्यों से जुड़ी वह जानकारी देने में जो वाक्य का अंग ना हो, क्रम संख्या दिखाने के लिए, संवाद लेखन में भाव अभिव्यक्त करने के लिए, या फिर वाक्य में प्रयुक्त किसी कठिन शब्द का अर्थ दर्शाने के लिए। तो बच्चों, हमने इस पाठ में पढ़ा कि अपने भावों को भाषा के लिखित रूप में स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं और प्रत्येक विराम चिन्ह का भी अपना अलग अलग महत्व होता है। तो प्रत्येक विराम चिन्ह का अपना अलग अलग महत्व होता है, तभी आपकी जो भाषा है, लिखित भाषा है, वो बहुत ही प्रभावशाली बनती है।
और गलत आप अगर विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो आपका जो भाषा का प्रभावी रूप है वो भी समाप्त हो जाता है। तो इन सभी विराम चिन्हों को आप अच्छे से पढ़ें। इन सब के जो विराम चिन्ह हैं उन्हें अच्छे से समझें ताकि परीक्षा में आप लोगों को करने में सहायता मिले। धन्यवाद।